कंसंट्रेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम वो देखते हैं। कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास और मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन एक रेशियो है सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का। और किस चीज़ का रेशियो? सॉल्यूट का या तो मास हो सकता है या मोल्स हो सकते हैं या फिर वॉल्यूम हो सकते हैं, और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का क्या हो सकता है? आइदर मास और वॉल्यूम। दूसरी इसमें चीज़ एक लिखी है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कंसंट्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट। कंसंट्रेशन को हमेशा सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसी को, ये जो डेफिनेशन है, इसी को मैं एक सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, जो रेशियो के फॉर्म में अभी मैंने बोला है। कंसंट्रेशन को मैंने बोला मास और मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। अब इसमें दो खास बात ध्यान रखनी है कंसंट्रेशन को डिफाइन करते समय। पहली तो ये कि जो न्यूमरेटर है उसमें हमेशा सॉल्यूट आएगा। कंसंट्रेशन की कोई सी भी यूनिट हो, ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे कौन कौन सी टाइप्स ऑफ यूनिट होती है, लेकिन हमेशा कंसंट्रेशन की यूनिट में न्यूमरेटर में हमेशा सॉल्यूट आएगा, क्योंकि यही हमने बोला है कि कंसंट्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट। जो डिनोमिनेटर है उसमें आइदर सॉल्यूशन हो सकता है या फिर सॉल्वेंट हो सकता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर में आइदर सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, और स्पेसिफिक मैं करूँ तो सिर्फ एक कंसंट्रेशन यूनिट को छोड़ के जिसमें सॉल्वेंट होता है उसके अलावा सब में सॉल्यूशन आएगा। यानी दूसरा डिफरेंस कि जो क्वांटिटी हम ले रहे सॉल्यूट की, या तो वो मास हो सकती है या मोल्स हो सकते हैं या फिर वॉल्यूम हो सकते हैं, जबकि डिनोमिनेटर जो हमारे पास है उसमें सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का आइदर मास होगा या फिर वॉल्यूम होगा। यहाँ पे मैंने मोल्स नहीं लिखे डिनोमिनेटर में, कभी भी डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के कभी भी मोल्स नहीं आते हैं, नहीं कंसंट्रेशन यूनिट के अंदर। तो ध्यान रखें, दो बेसिक डिफरेंस है। पहला तो कि न्यूमरेटर में हमेशा सॉल्यूट आएगा और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा? आइदर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। जबकि यहाँ पे मास, मोल्स और वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है सॉल्यूट का, और नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ या तो मास ही होगा या फिर क्या होगा? वॉल्यूम ही होगा। अब कंसंट्रेशन जो यूनिट है, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है हमने देख लिया। अब कंसंट्रेशन की यूनिट है उसको मैंने सिंपली दो कैटेगरी में क्या करा? डिवाइड कर दिया। यानी एक को मैंने नाम दिया ग्रुप ए और एक को मैंने नाम दिया ग्रुप बी। जो ग्रुप ए है वो ग्रुप बी से बिल्कुल अलग है। किस रेस्पेक्ट में? कि वो किस पे डिपेंड कर रही है। जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए वाली जो कंसंट्रेशन यूनिट्स है वो वॉल्यूम रिलेटेड यूनिट्स है, जबकि जो ग्रुप बी की जो यूनिट्स है वो मास रिलेटेड है। यानी हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के साथ क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है, लेकिन मास टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है। नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट्स है ग्रुप ए वाली, जबकि ग्रुप बी वाली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट्स है। यानी क्योंकि टेम्परेचर वेरी करने से कभी भी मास चेंज नहीं होता है, लेकिन हाँ वॉल्यूम जरूर चेंज हो जाएगा टेम्परेचर चेंज करने से। तो कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, और एक बार पूछा भी गया आईआईटी के अंदर कि कौन सी यूनिट, चार ऑप्शंस दे दिए, और कौन सी यूनिट टेम्परेचर डिपेंडेंट है या कौन सी यूनिट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और नया क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सी यूनिट वॉल्यूम रिलेटेड है और कौन सी यूनिट मास रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो इसे ध्यान रखें। अब ग्रुप ए में कौन कौन सी यूनिट है? चार यूनिट हमने ग्रुप ए के अंदर रखी है और चार यूनिट हमने क्या करा? ग्रुप बी के अंदर रखी है। तो जो चार यूनिट ग्रुप ए के अंदर है वो कौन कौन सी है उसे हम देख लेते हैं। फर्स्ट है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम को हम सिंपली इस तरीके से भी लिखते हैं परसेंट वी बाई वी। इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर में वी बाई वी का मतलब क्या है? ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आ रहा है और डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। जबकि मैं बता चुका सिर्फ एक क्वांटिटी है जिसके अंदर क्या आता है? सॉल्वेंट आता है, बाकी सब में क्या आएगा? सॉल्यूशन आएगा।
तो वो क्वांटिटी कौन सी है? ग्रुप बी की मोलेलिटी। ठीक है, इसको भी हम सारी यूनिट को हम 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक है कंफ्यूजन ना हो इसलिए बताया था। वो एक क्वांटिटी मोलेलिटी है जो डिनोमिनेटर में आती है, बाकी सब जितनी भी क्वांटिटी है उस सब में डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सॉल्यूशन आएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है यानी। ठीक है, सेकेंड है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाय का मतलब है कि वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड है मोलेरिटी। मोलेरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरीके से होती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ग्रुप बी की बात करें तो इसमें फर्स्ट यूनिट है परसेंटेज बाय वेट, जिसको हम लिखते हैं परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन, फिर मोलेलिटी और फोर्थ पार्ट्स पर मिलियन। मोलेलिटी ग्रुप बी की यूनिट है जबकि मोलेरिटी ग्रुप ए की यूनिट है, और दोनों में डिफरेंस होता है कि मोलेरिटी भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मोलेलिटी भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, बट मोलेरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जबकि मोलिलिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन आता है, इसके डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आता है, यहाँ डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का वॉल्यूम आता है, यहाँ डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट का मास आता है। तो ये थोड़ा एक बेसिक डिफरेंस है जिसे हम ध्यान रखेंगे, बाकी इनको 1 बाय 1 डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से मोलिलिटी और नॉर्मेलिटी में भी एक बेसिक सा रिलेशन होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। फोर्थ जो पार्ट्स पर मिलियन है, ये जनरली हम वाटर की हार्डनेस को मेजर करने के लिए इस यूनिट को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो दोनों ग्रुप में से, ग्रुप ए और ग्रुप में बी में से बात करें तो टोटल 4 + 4 8 कंसंट्रेशन यूनिट है, जिसमें से हमें इस चैप्टर के अंदर टोटल 6 यूनिट को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसी पे पूरे न्यूमेरिकल इसके चलेंगे। वो 6 यूनिट कौन सी है? 1 2 3 ग्रुप ए की, परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम और मोलेरिटी। नॉर्मेलिटी का एज सच इस चैप्टर में कोई ज़्यादा यूज नहीं है। इसी तरीके से ग्रुप बी में परसेंट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन और मोलेलिटी, ये 3 कंसंट्रेशन यूनिट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ पार्ट्स पर मिलियन, ये इस चैप्टर में भी इसका एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फोर्थ कंसंट्रेशन यूनिट ग्रुप ए की और फोर्थ कंसंट्रेशन यूनिट ग्रुप बी की, दोनों ही कंसंट्रेशन यूनिट हम 11th क्लास का जो रिडॉक्स चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ते हैं, और वहीं पे हाइड्रोजन के अंदर हम हार्डनेस की बात भी करते हैं, तो वहाँ पे ये इस पार्ट्स पर मिलियन को भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में हमें टोटल डिटेल में 3 ग्रुप ए की और 3 ग्रुप बी की हमें 6 टोटल क्वांटिटी एक 1 बाय 1 देखेंगे डिटेल में, और उन पर न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। इसे कॉपी कर ले जल्दी से। अब जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की हमने जो क्वांटिटी पढ़ी है, अब एक नोट है इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के हिसाब से भी और कॉन्सेप्चुअली भी, कि अगर हमें एक ग्रुप ए की यूनिट को ग्रुप बी की यूनिट में कंसंट्रेशन यूनिट में कन्वर्ट करना हो, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ग्रुप बी की यूनिट को हमें ग्रुप ए की किसी यूनिट में कन्वर्ट करना हो, तो दोनों में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ग्रुप ए वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स है और ग्रुप बी मास रिलेटेड टर्म्स है, तो उनको हम डायरेक्टली कभी भी इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें एक थर्ड क्वांटिटी चाहिए होगी जो इन दोनों को आपस में क्या कर सके? इंटर रिलेट कर सके। तो वो जो थर्ड क्वांटिटी वो है डेंसिटी, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए वॉल्यूम रिलेटेड है, ग्रुप बी है वो मास रिलेटेड है, तो दोनों को इंटर रिलेट क्या करेगी? डेंसिटी। तो अगर किसी सॉल्यूशन की हमें डेंसिटी गिवन है, तभी हम उस सॉल्यूशन की किसी भी ग्रुप ए की यूनिट को ग्रुप बी की यूनिट में हम कन्वर्ट
कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट है जिसे हम ध्यान से याद रखेंगे। और नोट लिखा है, द इंटर कन्वर्जन बिटवीन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी कंसंट्रेशन यूनिट इज डन बाय यूजिंग डेंसिटी। ठीक है, तो इसको पॉइंट को ध्यान रखें। अब हम वन बाय वन, ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी की एक एक कंसंट्रेशन यूनिट को आगे स्टडी करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप ए की कंसंट्रेशन यूनिट से। ग्रुप ए की कंसंट्रेशन यूनिट जो फर्स्ट है वो हमने देखी थी परसेंट बाय वॉल्यूम। तो परसेंट बाय वॉल्यूम को कैसे हम डिफाइन करते वो हम देखते। जो यहाँ पे परसेंट बाय वॉल्यूम है, ये डेफिनेशन मैंने अपने तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखी है ताकि हमें क्या है समझने में और स्पेशली न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि इसमें परसेंटेज आ रहा है, तो परसेंटेज हमें पता है जनरली 100 में से हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि हमारे फिजिक्स में कितने परसेंटेज है, केमिस्ट्री में कितने परसेंटेज है, मैथ्स में कितने परसेंटेज है, बायो में कितने परसेंटेज है, इंडिविजुअल परसेंटेज और ओवरऑल टोटल परसेंटेज कितने हमारे एग्जाम में। तो परसेंटेज सबको निकालना आता है, तो हम हमेशा परसेंटेज को 100 में से बात करते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए सिंप्लिसिटी के लिए मैंने परसेंटेज को, भले वो वॉल्यूम है उसको भी 100 मान लिया और वेट है उसको भी मैंने क्या मान लिया, 100 मान लिया। तो उसी बेसिस पे इसकी मैंने डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करा है। तो इसमें मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, इट इज़ डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये तो हम देख ही चुके कि कंसंट्रेशन को हमने डिफाइन करते समय बोला था कि न्यूमरेटर में तो क्या आएगा, सॉल्यूट आएगा, और वो वॉल्यूम भी हो सकता है, मास भी हो सकता है और मोल्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है और सॉल्यूट आ रहा है, बट इन मिलीलीटर। ध्यान में रखना कि जब भी हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम या परसेंट वी बाय वी की बात करेंगे तो वॉल्यूम हमेशा मिलीलीटर के अंदर लेंगे। प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वापस से वॉल्यूम आ गया किसका, सॉल्यूशन का, जो कि डिनोमिनेटर में आएगा। अब बात आ रही कि ये ml में ही क्यों लिया, हम चाहते तो लीटर में भी ले सकते थे, क्योंकि जितने भी ये न्यूमेरिकल आते हैं ये हमारे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं, जो हम परफॉर्म करते हैं या उससे हम डेटा ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारे लेबोरेटरी के अंदर जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो मैक्सिमम हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 1 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml इतना ही लेते हैं। और सॉल्यूशन भी जो लेबोरेटरी में हम बनाते हैं वो मैक्सिमम 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर तक बनाते हैं। ऐसे थाउजेंड्स लीटर वाले बड़े बड़े सॉल्यूशंस हम बनाते नहीं हैं। इसलिए न्यूमेरिकल को भी थोड़े प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए हम उसमें क्वांटिटी भी क्या रखते हैं, ml में रखते हैं। इसलिए हमने इसको किस में मान के चले, ml के अंदर। अगर लीटर में भी दे रखा होगा तो अगर मान लो 1 लीटर दे रखा है तो हम उसको कन्वर्ट करके किस में लिख लेंगे, 1000 ml करके लिख लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलेंगे, परसेंट वी बाई वी। इसी को फॉर्मूले के अंदर मैंने डिजाइन करा है। तो परसेंट वी बाई वी को हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सबस्क्रिप्ट में सॉल्यूट लिखा है मतलब वी का मतलब वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो इसको हम क्या कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे। तो वापस मैं बार बार बोल रहा हूँ कि न्यूमरेटर में हमेशा सॉल्यूट आएगा, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन या सॉल्वेंट आएगा। सॉल्वेंट सिर्फ मोलरिटी में आएगा, तो सब जगह में क्या लिखना है, सॉल्यूशन ही। और वो वॉल्यूम भी हो सकता है, तो परसेंट वी बाई वी का मतलब यहाँ से मुझे पता लगा वी लिखा है तो क्या लिखना है, वॉल्यूम। इधर भी वी लिखा है तो इधर क्या लिखना है, वॉल्यूम। तो इस तरीके से हम रटे नहीं और समझे, और फॉर्मूले को ध्यान रखने में आसानी हो गई, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो वॉल्यूम है, हमें पता है कि जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था, उस लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में बोला था कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट में हमने बोला था बाइनरी भी होता है, टर्नरी भी होता है, क्वार्टनरी भी हो सकता है। तो हमें इस चैप्टर में बाइनरी ही सॉल्यूशन मैक्सिमम पढ़ना है। तो बाइनरी का मतलब है कि उसमें दो कंपोनेंट ही होंगे, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। तो अगर कोई सॉल्यूशन बना है तो उसमें सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा बाइनरी में। तो या जो भी वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन या तो सॉल्यूट के वॉल्यूम का होगा और प्लस किसके वॉल्यूम का, सॉल्वेंट का वॉल्यूम का। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इनको हम डायरेक्ट ऐड करके लिखा है। और ये मैंने डायरेक्ट ऐड करके क्यों लिखा है, क्योंकि
जो वॉल्यूम है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास डिपेंडेंट होती है और उनको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी विच इज मास डिपेंडेंट एंड एडिटिव इन नेचर, while intensive property which is mass independent and non additive in nature। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास इंडिपेंडेंट होती है और हम उनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास 100 ml वाटर है, उस 100 ml वाटर का मास मैंने मान लिया 50 ग्राम है। अगर मैंने उसका 50 ml ले लिया तो मास भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब चेंज हो रहा है। अब जितना भी होगा, लेकिन मान लो हमने सिंपल ले लिया 50 ml ले लिया तो 25 ग्राम हो जाएगा। तो जैसे ही हमने मास को चेंज करा तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो मास डिपेंडेंट हो गया वॉल्यूम। लेकिन जो 100 ml सॉल्यूशन था या 100 ml वाटर था, उसकी जो डेंसिटी थी, क्या वो 50 ml होने पे क्या डेंसिटी चेंज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डेंसिटी कभी भी मास पे डिपेंड अकेले नहीं कर रही, क्योंकि मास चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो ओवरऑल मैं भले 100 ml वाटर लूँ या 10 ml लूँ या 1 ml लूँ, ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या रहती है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे फिक्स रहती है, वो वेरी नहीं करेगी। तो डेंसिटी एक तरीके से हमारी क्या हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और वॉल्यूम जो है हमारी क्या हुई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं, तो वहाँ और ज़्यादा क्लियर होता है। लेकिन हाँ, क्या होता है, एक बेसिक आइडिया मैंने देने की कोशिश करी, क्योंकि यहाँ पे आगे जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले वहाँ पे भी एक्सटेंसिव इंटेंसिव का एक यूज़ आएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। यानी अब इस पे हम देखते हैं आगे एक बेसिक सा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो उसके लिए पहले एक बार इसको जल्दी से आप कॉपी कर लो, फिर मैं न्यूमेरिकल देता हूँ। उस न्यूमेरिकल को वीडियो पोस्ट करें और अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करें पहले, ठीक है। उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, लेकिन खुद से एक बार जब भी मैं कोई न्यूमेरिकल दूँ तो उसको सबसे पहले वीडियो को वही पॉज करें, क्वेश्चन को पढ़े और अपने से सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। हाँ, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें कि कहाँ पे हमने गलती करी है, कहाँ नहीं करी, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या उसमें डाउट है नहीं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर ले जल्दी से पहले। ठीक है, तो इस पे एक बेसिक सा सिंपल सा न्यूमेरिकल हमने लिया है। 30 ml ऑफ इथेनॉल इज मिक्सड विथ 45 ml ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट परसेंट V by V ऑफ इथेनॉल। ठीक है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करें इसको एक बार, ठीक है। तो आई होप कई लोगों ने, बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है तो सॉल्व कर लिया होगा। अब देखते हैं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले इस चैप्टर में इनिशियली जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अपने आप से कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछने स्टार्ट करो ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। इसमें मैंने बोला है 30 ml ऑफ इथेनॉल इज मिक्सड विथ 45 ml ऑफ वाटर। यहाँ मैं इथेनॉल का 30 ml मिक्स कर रहा हूँ 45 ml वाटर के साथ। तो हमें पता है चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, और फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करा था सॉल्यूशन बोलते किसको है। नहीं, तो सॉल्यूशन के अंदर हमने बोला कि एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, अगर सॉल्यूशन कैसा होगा, बाइनरी होगा। तो अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है इसमें से सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। तो उसके लिए मैंने बताया था जो स्मॉलर क्वांटिटी में है, यहाँ पे 30 ml इथेनॉल है और यहाँ 45 ml क्या है, वाटर है। तो जो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है वो क्या कहलाता है, हमेशा सॉल्यूट, और जो लार्जर क्वांटिटी में वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। और वैसे भी हमने बोला था सॉलिड इन लिक्विड होता है तो वाटर को बाय डिफॉल्ट हम क्या मान लेते हैं, सॉल्वेंट। और अगर लिक्विड है तो हम क्या करते हैं, जनरली जिसका अमाउंट या क्वांटिटी ज़्यादा है उसको हम क्या मानते हैं, सॉल्वेंट। तो यहाँ अब जब हम सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करें सॉल्यूट, इस केस में हमारे पास कौन है, इथेनॉल।
और उसका हमें कितना दे रखा है 30 ml। जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, और उसका अमाउंट कितना दे रखा है हमें 45 ml। अगर मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम मुझे पता है, अभी हमने बात करी थी कि सॉल्यूशन में वी सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे कैलकुलेट करना है, तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो मैं सॉल्यूट के वॉल्यूम को और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को क्या कर दें, हम ऐड कर दें यानी। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो 30 प्लस 45 तो टोटल कितना आ जाएगा 75 ml मिलीलीटर। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया है। अब हमें कैलकुलेट करना है परसेंट V बाई वी ऑफ इथेनॉल। तो परसेंट V बाई वी का फॉर्मूला क्या होगा, V मतलब ऊपर वॉल्यूम आएगा किसका, हमेशा सॉल्यूट का, और नीचे V मतलब वॉल्यूम हो गया और किसका आएगा सॉल्यूशन का, और परसेंटेज है तो क्या कर दो 100 लगा दो यानी। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें पता लग गया क्या इथेनॉल है, तो ये हो जाएगा 30, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया अभी ऐड करके निकाला हमने 75 इंटू क्या कर दे 100। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने पे इसका आंसर कितना आ जाएगा 40%। ठीक है, तो सिंपली बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। तो सबसे ज़रूरी इसमें ये था कि हम क्वेश्चन को पहले रीड करें और आइडेंटिफाई करें उसमें से सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, और कैसे हम उसको रिलेट करें आगे हमारे फॉर्मूले के अंदर कैसे पुट करते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।